आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस मेकिंग मेथड की क्लास में। पूरे वीक की सबसे फेवरेट क्लास मेरी यही होती है, शायद आपकी भी होती होगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है, ये क्लास है इंग्लिश का एंड गेम। ये जो आप मेथड सुन रहे हो ना, सेंटेंस मेकिंग टेक्निक बोलते हैं इसको, SBT। ये आपको किसी कोचिंग में नहीं सिखाया जाता, ढंग से नहीं सिखाया जाता डिटेल में। और यही मेथड वो है जहाँ से इंग्लिश शुरू हुई थी और जहाँ आके ख़त्म होती है। जब आप इस मेथड को सीख लेते हैं इस क्लास के ज़रिए, आप दिमाग में सेंटेंसेस को ब्रेक करना सीख लेंगे। कोई भी सेंटेंस आपको मिले, आप उसके हर वर्ड को उसकी जगह बता देंगे अपने दिमाग में ही। और जैसे ही आप इस काम को करते हैं, सेंटेंस खुद बोलता है मेरे अंदर ये एरर्स हैं और ये वाले ग्रामर के रूल्स लगे हुए हैं। तो अपने आप में एक साइंटिफिक क्लास है, बहुत मज़ा आएगा आपको अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। आज के जो मैंने सारे सेंटेंस उठाए हैं वो उठाए हैं द हिंदू के एडिटोरियल और ओपिनियन जो है सेक्शन से, पास्ट जो है वीक्स के। ये आपका पहला सेंटेंस है। देखो एरर्स इसमें बहुत सारी हैं, आप पहले खुद से कोशिश कर लो, कम से कम 4 एरर्स आपको इसमें मिलेंगी, है ना, 3-4 एरर्स फाइंड करने का एक ही तरीका है। पहले मैं सेंटेंस को करता हूँ ट्रांसलेट, फिर मैं सेंटेंस को करूँगा ब्रेक आपके सामने, ताकि ब्रेक करते ही वो एरर्स खुद ब खुद आपके सामने आए, ना, लॉजिक के साथ, बिना किसी रट्टे वट्टे रूल के। शुरू कर लें। कह रहा साइंस in its more truer aspect consists finding fragments of many new informations and ideas explaining the phenomena that have no precedence in the history। कह रहा साइंस जो है, विज्ञान जो है, अपने ज़्यादा सच्चे एस्पेक्ट में, ज़्यादा ट्रूअर पहलू में, ट्रू का ट्रूअर बना हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, ज़्यादा सच्चा, है ना। तो कह रहा साइंस जो है अपने ज़्यादा सच्चे एस्पेक्ट में, पहलू में कंसिस्ट करता है, मिल करके बना है। और किस चीज़ से भाई? फाइंड करने से कई हिस्सों को, फ्रेगमेंट्स को, और किसके? कई सारी इंफॉर्मेशंस के, कई सारी सूचनाओं के। और किसको फाइंड करने के भाई? कई आइडियाज़ को, कई विचारों को। कह रहा है और ये काम करता कैसे है साइंस? एक्सप्लेन करते हुए उन फिनोमिना को, उन घटनाओं को जिनका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई मिसाल नहीं है हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर। समझे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, लेकिन आपको पहले इसका मीनिंग निकालना आना चाहिए। विज्ञान जो है अपने सही पहलू के अंदर इस चीज़ से मिलके बना है, और वो चीज़ है फाइंड करना, ढूंढना उन हिस्सों को, नए इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ के, और एक्सप्लेन करना उन फिनोमिना को, घटनाओं को जिनका हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं है, कोई प्रेसिडेंस नहीं है हमारे इतिहास में। अब इस सेंटेंस को अपने को करना है ब्रेक, है ना, SBT मेथड को लगा के शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज़ मैं ऐड करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना, तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसको करेंगे ब्रेक। सारे वर्ड्स आपके सामने मैंने अलग अलग कलर में मार्क्स कर दिए हैं। ग्रीन कलर में आपको मिलेंगे सभी नाउन्स, पिंक कलर में आपको मिलेंगी एडवर्ब्स, ब्लू कलर में मिलेंगे एडजेटिव्स। अच्छा, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये होगी कंजंक्शन, और रेड कलर में होगी सारी की सारी वर्ब्स। तो कलर की मार्किंग करने से आपको थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच का आइडिया लगेगा। एक ही सवाल होगा इसमें आपका, सर हमें कैसे पता लगेगा ये वर्ब है, ये एडवर्ब है? देखो वर्ब एडवर्ब तो सबको पता लग जाता है ऑलमोस्ट, दिक्कत होती है नाउन में और एडजेक्टिव में। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है नाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस करने की, 10 सेकंड में सीख सकते हो आप। अगर किसी वर्ड के आगे मेरा या मेरी या तेरा या तेरी आप लगा सको तो वो वर्ड है नाउन, उसका कुछ मीनिंग निकले तो वो वर्ड है नाउन। और अगर मेरा, मेरी, तेरा, तेरी ना लगा सको तो वो वर्ड है एडजेक्टिव। ठीक है, देसी ट्रिक है, 99% केसेस में सेट बैठेगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये न्यू एक एडजेक्टिव है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी यही होगा। आप न्यू के आगे लगाओ मेरा या मेरी, मेरा न्यू या मेरी न्यू। अब तेरी न्यू क्या? तेरी न्यू कार, तेरी न्यू गर्लफ्रेंड, तेरा न्यू करियर, तेरा न्यू क्या? न्यू के आगे कुछ रखोगे तभी मेरा न्यू या तेरा न्यू कुछ बैठेगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस वजह से न्यू एक एडजेक्टिव है, इसके आगे मेरा तेरा सेट नहीं बैठ रहा। लेकिन यहाँ पे आप ले लो फिनोमिना, हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री। भाई मेरी हिस्ट्री मतलब मेरा इतिहास, मैंने जो आज तक किया है ना, मेरा फ्रेगमेंट, मेरा हिस्सा, मेरा साइंस, मेरा विज्ञान। समझ गए ना? तो इस तरीके से मेरा आइडिया, मेरा विचार। तो मेरा तेरा सेट बैठ गया तो वो नाउन है, ना बैठे तो वो एडजेक्टिव है ना। अब 3 रूल्स हैं SBT के, हर सेशन में मैं आपको बताता हूँ, फटाफट रिपीट कर देता हूँ। रूल नंबर 1, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा,
एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो जरूरी होगा। सब्जेक्ट यूज हैज़ टू बी इज इक्वल टू और मोर देन 1, ठीक है। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट जितने हैं उतनी वर्ब्स भी कम से कम तो होंगी ही। वर्ब हैज़ टू बी मोर देन और इक्वल टू सब्जेक्ट्स, समझ गए ना। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी ही होंगी। और रूल नंबर 3, जितने भी आप ये प्रेपोजिशन देख रहे हो ना, ऑफ है, इन है, डार्क कलर में इन है ना, बाय है, एट है, इन सभी प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। जो सब्जेक्ट बनता है नाउन बनता है सब्जेक्ट, और वही ऑब्जेक्ट भी बनता है नाउन बनता है ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, आपकी एसपीटी आप सीख जाओगे। अब आओ इस पे एसपीटी लगाते हैं। साइंस सेंटेंस का पहला नाउन है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, यही वो नाउन है जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट मिल गया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, आपको चाहिए एक वर्ब। वर्ब तो है नहीं, अब प्रेपोजिशन आपको दिख रही है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया आस्पेक्ट नाम का नाउन। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, रूल नंबर 3 कहता है ना। तो रूल नंबर 2 को बाद में देखेंगे, पहले रूल नंबर 3 के हिसाब से प्रेपोजिशन को इसका ऑब्जेक्ट दो। ट्रूअर एक एडजेक्टिव है, आस्पेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। मोर एक एडवर्ब है, टूअर को मॉडिफाई कर रही है। और इट्स इस पूरे नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। इसका आस्पेक्ट, इसका और ज़्यादा सच्चा आस्पेक्ट है ना। इट्स भी एक एडजेक्टिव है, पूरे नाउन फ्रेज के लिए आकर के जो है इसका पोजेशन ले रहा है। अब आगे बढ़ो, आपको मिली वर्ब कंसिस्ट, पीछे एस लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर था। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से सब्जेक्ट मिला, रूल नंबर 2 के हिसाब से आपको मिल गई वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई इसकी वर्ब। कंसिस्ट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। अगर वर्ब के इमीडिएटली बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड आ जाए, जो कि मैंने ब्लू कलर की, सबको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है। वर्ब के बाद में कोई नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड आ जाए और अक्सर वो जवाब दे रहा होगा व्हाट का या हुम का। किसका जवाब दे रहा होगा, व्हाट का या हुम का, तो वो कहलाता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये फाइंडिंग नाम का जो जीरेंड है, देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब ऑब्जेक्ट बनती है तो उसको हम फैसिनेटिंग भाषा में बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भाषा में जीरेंड। तो ये फाइंडिंग नाम की जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जीरेंड है, ये कंसिस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसके बाद में एक और नाउन आ रहा है। आप याद रखें, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मेन वर्ब बन के आ रही हो, चाहे वो जीरेंड बन के आ रही हो, चाहे कहीं पे पार्टिसिपल बन के आ रही हो, है ना, चाहे कहीं पे 2+ में वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव बन के आ रही हो, उसके बाद में अगर उसकी इच्छा है ना तो वो एक व्हाट्स या हुम से रिप्लाई करने वाले ऑब्जेक्ट को रख सकती है। फाइंड किसको करना है, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, व्हाट का रिप्लाई दिया फ्रेगमेंट्स नाम के नाउन ने। तो इस फाइंडिंग जीरेंड का ऑब्जेक्ट है फ्रेगमेंट्स नाम का नाउन, समझ गए ना। ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसने अपना ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है फ्रेगमेंट्स नाम का नाउन। ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशंस, इसके बाद एंड लगा हुआ है। अब देखो आइडियाज जो है ऑफ प्रेपोजिशन का दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और या फिर ये फाइंडिंग जीरेंड का दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ध्यान से समझना, फाइंड करना है फ्रेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1, और फाइंड करना है आइडियाज़ को, आइडियाज़ हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। पहला केस तो ये, और दूसरा केस क्या, आपने बोल दिया फ्रेगमेंट्स फाइंड करने या तो इन्फॉर्मेशन के या फिर आइडियाज़ के, मतलब और आइडियाज़ के। तो ऑफ प्रेपोजिशन का दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आइडियाज़, और फाइंडिंग जीरेंड का दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आइडियाज़। दोनों ही केस ठीक है, लेकिन आप मीनिंग के हिसाब से चलेंगे। आइडियाज़ के फ्रेगमेंट को कभी नहीं नापा जाता, कभी नहीं फाइंड किया जाता। आप फाइंड करेंगे फ्रेगमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को और आइडियाज़ को। किसी विचार के फ्रेगमेंट को क्यों फाइंड करना है, पूरा विचार ही फाइंड करोगे ना। तो मीनिंग से चले, जीरेंड ने 2 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, पहला है फ्रेगमेंट्स और दूसरा है आइडियाज़। 2 चीज़ों को फाइंड करना है, और फ्रेगमेंट है इस पूरी जो है टाइप की इंफॉर्मेशन के। आगे बढ़ो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म याद रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगी या बनेगी एडजेक्टिव, अगर वो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन के बिना आ जाए, समझ गए। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन तो यहाँ आ नहीं रहा। ये मेन वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्या है, या तो ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ बनी हुई थी ऑब्जेक्ट, इसको हमने जीरेंड बोल दिया था, और या फिर ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनिंग जो है ना, एक वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये साइंस इनसे मिलके बना होता है फाइंड करने के लिए फ्रेगमेंट्स को, तभी उसी वक्त ये एक्सप्लेन भी कर रहा होता है उस फिनोमेना को। 2 काम एक साथ हो रहे होते हैं, पहले काम को मेन वर्ब बना देते हैं, दूसरे काम को बना देते हैं पार्टिसिपल, समझ गए ना। तो ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म PPSA, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्सप्लेन किसको करना है, अगेन देखो इसने वर्ड से रिप्लाई दिया इस फिनोमेना नाम के नाउन से। फिनोमेना एक प्लूरल नाउन होता है, सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी फिनोमिनॉन, फिनोमिनॉन से बनाते हो फिनोमेना, है ना, प्लूरल नाउन है। अब ये कौन सा फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करना है, जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, कोई मिसाल नहीं है हिस्ट्री में, समझे ना। इस फिनोमेना के लिए हमने एक रिलेटिव क्लोज शुरू किया हमने, और इसका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट नंबर 2 दैट। रिलेटिव क्लोज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन वाली जो है चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये रिलेटिव क्लोज है, फिनोमेना को उसने एंटीसीडेंट लिया हुआ है।
वर्ब है इसकी प्लूरल इसी फिनोमिना के हिसाब से, दैट हैव, वर्ब नंबर 2। अच्छा क्या है भाई उनके पास है प्रेसिडेंस, मिसाल। इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करने वाला, इस हैव वर्ब से आपको मिल गया एक नाउन जो है इसका ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास। और कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है, नो एक एडजेक्टिव होता है इंग्लिश में, याद रखें। नॉट होती है एक एडवर्ब, नो होता है एक एडजेक्टिव। इस प्रेसिडेंस के लिए ये एडजेक्टिव आया है नो। एक बार मैं सारे पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़ रहा हूँ ताकि आप प्रोसेस कर पाओ, बहुत ईजी है ये। देखो ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 साइंस, ये इसकी वर्ब नंबर 1 कंसिस्ट, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 और ये इसकी वर्ब नंबर 2। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आस्पेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन और इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हिस्ट्री। ये ट्रूअर, मोर और इट्स देख लेना, ये आस्पेक्ट और अपने अपने जो है जो भी नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये जो सारे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ठीक है। अब ये फाइंडिंग एक जीरेंड है, कंसिस्ट जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फाइंड किसको करना है, फ्रेगमेंट्स को। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 इस जीरेंड का भी, जीरेंड ने ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिया फ्रेगमेंट्स और इसी जीरेंड ने ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिया आइडियाज। समझ गए ना, ये दोनों हो गए एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन को जो है करने वाले मॉडिफाई। एक्सप्लेनिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बन गया। जब हम फाइंड कर रहा था इस जो है इस चीज़ को फाइंड कर रहा है ये, उसी वक्त ये एक्सप्लेन भी कर रहा है फिनोमिना को, है ना। तो फिनोमिना एक्सप्लेनिंग पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, फिनोमिना नाम का नाउन, और इसी के लिए रिलेटिव क्लोज आया है दैट हैव नो प्रेसिडेंस। ये प्रेसिडेंस जो है इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये नो नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है ये वाला नाउन। समझ गए, ये ऐसे पूरा सेंटेंस बनाओ। अब आ जाओ इसमें एरर ढूंढ लेते हैं फटाफट से सारी की सारी। देखो पहली एरर है, हिस्ट्री से पहले द निकाल दो, एरर नंबर 1। ऐसा क्यों होगा बता देता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन नाउन को जब आप जनरल फॉर्म में यूज़ करें, कॉमन नाउन क्या होता है, स्टूडेंट, बॉय, वाटर, कोई भी कॉमन नाउन हो या कोई मटेरियल नाउन भी हो, कॉमन या मटेरियल नाउन को जब आप जनरल कॉन्सेप्ट में यूज़ करें, है ना, सामान्य तौर पे, तो आप उसके आगे द को ना लगाएं। जैसे द वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जो है नेसेसरी है ज़िंदगी के लिए। पानी क्या एक मटेरियल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, ये ज़िंदगी के लिए नेसेसरी है, ये एक जनरल सी बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं। कोई खास पानी की बात हो रही है क्या, भाई पानी जो है गंगा का बड़ा नेसेसरी है ज़िंदगी के लिए, सिर्फ पानी की बात हो रही है, एक काउंटेबल अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन की बात हो रही है। तो कोई भी ऐसा कॉमन या अनकाउंटेबल नाउन जिसकी जनरल फॉर्म में बात हो, उसके आगे द को ना लगाया जाए। वैसे ही द हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ वॉर्स, जो इतिहास है वो वॉर से भरा हुआ है, इतिहास में बहुत सारी जंगें हुई हैं। इतिहास भी एक नाउन है, जनरल सेंस में बात हो रहा है, कोई खास इतिहास की बात नहीं कर रहे, अमेरिका के इतिहास की, इंडिया के इतिहास की, है ना, इतिहास की बात हो रही है। इसके आगे जनरल सेंस में जब बात कर रहे हो, ना इधर द ना इधर द, लेकिन द आ जाएगा वाटर के आगे जब ऐसा लिखा होगा, द वाटर ऑफ रिवर गैंजीज इज़ प्योर। जो वाटर है गंगा रिवर का वो बिल्कुल साफ़ है, बहुत प्योर है। अब देखो यहाँ पे वाटर किसका है, रिवर गंगा का। द वाटर खास वाटर है, इसलिए द को लगाना जरूरी है। वैसे ही द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन, हिस्ट्री जो है इंडिया की वो भरी हुई है एंशंट सिविलाइजेशन से, है ना। अब किसकी हिस्ट्री है, इंडिया की, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे द आना बिल्कुल ठीक है। ये एक सेंटेंस और लिख रहा था मैं, छूट गया, आधा रह गया, छोड़ो इसको, बस इतना समझ लो। खास पानी हो तो द लगाया जाए, सामान्य भाषा में पानी के आगे क्यों द लगाना, लोहे के आगे क्यों द लगाना। उसी तरह से हिस्ट्री एक नाउन है, खास बात हो तो द हिस्ट्री हो, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, अदरवाइज हिस्ट्री के आगे द ना लगाया जाए। तो ये तो हो गया आपका एरर नंबर 1, कॉमन नाउन के आगे बिना बात का द लगा हुआ। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, पहला वर्ड है, साफ साफ लिख देता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ, प्रेसिडेंट, और दूसरा वर्ड है ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंस। इसका मतलब होता है मिसाल, इसका मतलब होता है प्रेफरेंस, आपकी चुनाव, आपकी वरीयता। अगर आपको प्रेसिडेंस मिल रही है कहीं पे तो इसका मतलब है आपको प्राथमिकता मिल रही है ना, आपको लाइन में सबसे आगे लगा करके आपका काम पहले किया जा रहा है, यू आर गेटिंग ए प्रेसिडेंस। समझ गए, एक प्रायरता जो है प्राथमिकता को, एक प्रेफरेंस को। और प्रेसिडेंट होती है मिसाल, अ गुड एग्जाम्पल, इसको आप पैराडाइम भी बोलते हैं मिसाल को, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसी घटनाएं जिनकी हिस्ट्री में कोई मिसाल ना हो, जिनकी हिस्ट्री में कोई मिसाल ना हो, या हिस्ट्री में कोई उनकी वरीयता ना हो। भाई हिस्ट्री में कोई मिसाल ना हो, साइंस ऐसी चीज़ों को तो ढूंढता है जो आज तक हो नहीं पाई, है ना। तो प्रेसिडेंस नहीं, प्रेसिडेंट। यहाँ पे आप डेंस की जगह पे लास्ट में काट के लगा देंगे डेट को। तो ये हो गई आपके एरर नंबर 2 वोकैब से रिलेटेड। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे, ये भी अलग से बतानी पड़ेगी आपको। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कहलाते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, जिनकी कोई डिग्री होती नहीं। मतलब क्या है,
इन एडजेक्टिव्स को आप पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करें, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री इनकी कभी बनी नहीं। जैसे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव। अगर कोई चीज़ असंभव है तो उसके आगे मोर इम्पॉसिबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा असंभव है, या मोस्ट इम्पॉसिबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे ज़्यादा असंभव है। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट है तो कोई जानवर या इंसान तो प्रेग्नेंट ही है। मोर प्रेग्नेंट नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं बनता, इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं बनेगी। भाई ये प्रेग्नेंट है, ये मोर प्रेग्नेंट है और ये मोस्ट प्रेग्नेंट है, ऐसा होगा क्या? मीनिंगलेस है, वर्थलेस है, वर्थलेस मतलब फालतू का, मीनिंगलेस मतलब बिना मतलब का। तो बिना मतलब का तो बिना मतलब का है ना, ज़्यादा बिना मतलब का और कम बिना मतलब का, ऐसा नहीं होगा। सर्कुलर मतलब जो बिल्कुल गोल हो। परफेक्ट भी होगा यहाँ पे, परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो। तो मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नाउन्स मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में करवाए थे, इनको एब्सोल्यूट, सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स बोलते हैं। इनकी कभी भी आप क्या नहीं बनाएंगे, इनकी कभी भी आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। अब यहीं आपको मिल जाएगा ट्रू, कहाँ गया इसमें, ऐड कर लेना इसमें, ट्रू है ना। ट्रू का मतलब है सच्चा। अगर कोई चीज़ सच्ची है तो सच्ची है ना, या तो चीज़ कोई झूठी है गलत है, या सच्ची है बिल्कुल सही है। तो मोर, ट्रूअर, मोस्ट, ट्रूएस्ट ऐसा कुछ नहीं बनेगा, है ना। ट्रू है तो ट्रू है, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। अब देखो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रूअर को नहीं लगाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए ट्रू आस्पेक्ट। और वैसे भी आप अगर कंपैरेटिव यूज़ कर रहे थे तो मोर का काम बिल्कुल भी नहीं था, इस मोर को भी यहाँ से निकाल दो। समझ गए ना। एरर नंबर 3 क्या है, मोर, ट्रूअर में मोर बिना बात का है, कंपैरेटिव के आगे लगा हुआ है, कोई काम ही नहीं है। और ट्रूअर वैसे भी गलत है, इस पूरे की जगह ही आप ट्रू लिखें मोर ट्रूअर को काट के। एरर नंबर 3 हो गई ना। अब अगली एरर देख लो, इंफॉर्मेशंस। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में आपको लगता है कि वो काउंटेबल हैं, लेकिन वास्तव में वो काउंटेबल नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन है, जैसे एडवाइस है ना, जैसे पेपर जैसे ब्रेड है, जैसे न्यूज़ है ना। ये सभी के सभी वही नाउन्स है। इक्विपमेंट है, ये सभी के सभी वो नाउन्स हैं जिनको देखने में आपको लगता है कि ये काउंटेबल या होंगे, है ना, एक या एक से ज़्यादा, लेकिन ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैनी न्यू इन्फॉर्मेशंस गलत है, आप लिखेंगे मैनी न्यू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैनी न्यू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, और पीछे का एस निकाल देंगे, इंफॉर्मेशन के आगे कभी भी एस ना लगे। ये होगी आपकी चौथी एरर। अब लास्ट एरर देख लेते हैं, ये भी आप कर चुके हो बहुत बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। 3 वर्ब्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज करती हैं, कंसिस्ट, कंटेन और कंप्राइज। तीनों का मतलब होता है मिल करके बना होना। जैसे इमारत बनी होती है ईंटों से, जैसे कोई घर बना होता है कमरों से या मेंबर्स से, घर वालों के, है ना, घर वालों से। जैसे किताब बनी होती है पन्नों से, या किताब बनी होती है लेसन से, चैप्टर से। तो ये कंसिस्ट, कंप्राइज और जो है कंटेन एक ही बात करते हैं। अब इनकी खासियत क्या है, कंटेन और कंप्राइज अपने बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और कंसिस्ट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा अपने बाद में ऑफ नाम की प्रेपोजिशन को लेगी। द बुक कंसिस्ट ऑफ 100 चैप्टर्स, किताब मिलकर के बनी है 100 चैप्टर से। सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर। समझ गए ना, कंसिस्ट के बाद में ऑफ आना चाहिए। द बुक कंटेन्स ऑफ 100 चैप्टर्स, ये सेंटेंस गलत है। कंटेन के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑफ नहीं आता। द बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 चैप्टर्स, ये सेंटेंस भी गलत है। कंटेन कंप्राइज के बाद में ऑफ को ना लगाएं, सिर्फ कंसिस्ट के बाद में लगाएं। अब इसका एक एक्सेप्शन बता देता हूँ। कंप्राइज वर्ब जब डी लगा लेती है अपने पीछे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, एडजेक्टिव का काम करे। इससे पहले इज, एम, आर, वॉज या वर आ रहा हो, है ना, ये सब के सब मेन वर्ब बन जाए और कंप्राइज बन जाए एक एडजेक्टिव। जैसे द बुक इज कंप्राइज्ड, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। किताब मिलकर के बनी है 100 चैप्टर से, है ना। इज आपकी मेन वर्ब है, कंप्राइज एक एडजेक्टिव है। जब कंप्राइज वर्ब इस तरह से करे, इज, एम, आर, वॉज के बाद आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के, इसके बाद में ऑफ आता है। द बुक इज कंप्राइज ऑफ 100 चैप्टर्स, इसमें नो एरर्स, कोई भी गलती नहीं है। समझ गए। तो ये हो गई आपकी एरर नंबर 5। ये एरर नंबर 1 थी, हिस्ट्री। प्रेसिडेंस को आपने सही कर दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, एरर नंबर 2। ये एरर नंबर 3 हो गई आपकी, एयर इन्फॉर्मेशन एरर नंबर 4 हो गई। चलिए आगे बढ़ें। ये अगला सेंटेंस है, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आप अभी कमेंट्स में पूछोगे नीचे, है ना, सर ये पूरा मेथड कहाँ से सीखें जो आपने अभी पूरा ब्रेक किया। ऐसे ग्रामर को अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ें, तो ये पूरी ग्रामर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप भी सीख सकते हैं।
अगर इंग्लिश को आप शुरू से सीखना चाहते हैं एसएससी बैंक्स के लिए तो होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को रेफर करें। इसके अंदर मैंने शुरू से लास्ट तक आपका इंग्लिश का कोर्स जो है ना कवर किया हुआ है। आज ही शुरू करें इस प्लेलिस्ट को चलाना। अब देखो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको 2 और प्लेलिस्ट दिखेंगी जो कि पेड प्रीमियम कंटेंट की है। ऊपर वाली है बैंकिंग की, नीचे वाली है एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स की। मैं इसमें आपको सिखाता हूँ टॉपिक वाइज कैसे प्रैक्टिस की जाए जो आपने सीखा है, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के सेक्शन को। इनको आप चला करके देख सकते हैं। अराउंड 100 आवर्स का कंटेंट है दोनों प्लेलिस्ट के अंदर। एज ए मेंबर बनने के लिए आप ऊपर रखा है ज्वाइन बटन, यहाँ पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ आपको सिखाया हुआ है मेंबरशिप आपको कैसे मिलती है और क्या फ़ायदे हैं। इफ़ वोटेड आउट ऑफ रेजिमेंट, a corruption trial and possible leadership changes within the party will have to fight by the president। कह रहा है अगर वोट आउट हो गए, वोट आउट होने का मतलब है आपको इतने कम वोट मिले कि आपकी सरकार नहीं बनी, आप चुनाव हार गए। कह रहा है अगर रेजिमेंट से, अगर अपने प्रशासन से बाहर हो गए, इलेक्शन को हार के, वोट आउट होकर के, है ना, तो कह रहा है एक करप्शन का ट्रायल, एक भ्रष्टाचार का केस और एक पॉसिबल लीडरशिप चेंजेस जो हैं पार्टी के बीचों बीच, विद इन द पार्टी, वो फाइट करने पड़ेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को, एक तो करप्शन के ट्रायल को और एक लीडरशिप चेंजेस के जो है लीडरशिप के चैलेंज को, तो इन दोनों को ही प्रेसिडेंट के द्वारा फाइट किया जाएगा। प्रेसिडेंट को इन दोनों से निपटना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट वोट आउट हो गए, प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन को हार गए तो। अब आ जाओ सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। देखो इस सेंटेंस को समझना है ना, तो इस सेंटेंस को एक काम करना पड़ेगा, इतने को आपको भूलना पड़ेगा। ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा सेंटेंस को ब्रेक करने की कि ये वाला कैसे ब्रेक करना है और उसमें क्या एरर है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। इतना ही पढ़ेंगे पहले। अ करप्शन ट्रायल, करप्शन भी एक नाउन है, ट्रायल भी एक नाउन है, 2 नाउन मिल गए, दोनों का कंबाइंड एग्जिस्टेंस भी है, अस्तित्व भी है। करप्शन ट्रायल मतलब भ्रष्टाचार का केस, तो ये जो मिल गए ना इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। और ये कंपाउंड नाउन जो है यही आपका सब्जेक्ट है, समझ गए ना। एंड लगा हुआ है, इसके बाद में एक और कंपाउंड नाउन है लीडरशिप चैलेंजेस। लीडरशिप मतलब नेतृत्व, चैलेंज मतलब चुनौतियाँ, लीडरशिप को लेकर के जो चुनौतियाँ हैं, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना वो 2 कंपाउंड नाउनों से मिलकर के बना है। ये है S1 और ये है S2, 2 सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं दोनों सब्जेक्ट, प्लूरल आपका टोटल सब्जेक्ट फ्रेज बन गया। ठीक है, और बीच में पॉसिबल लगा हुआ है। पॉसिबल एक एडजेक्टिव होता है, इस पॉसिबल ने इस कंपाउंड नाउन को, लीडरशिप चैलेंजेस को कर दिया मॉडिफाई। समझ गए ना, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया 2 नाउन से मिलकर के बना हुआ, पहला ये, दूसरा ये। अब देखो सब्जेक्ट को वर्ब ढूंढनी है, वर्ब तो दिख नहीं रही, विद इन नाम की प्रेपोजिशन आई, उसके ऑब्जेक्ट आ गया पार्टी। अब देखो वर्ब मिली आपको विल प्लस में हैव। ये कंपाउंड नाउन ने पूरे ने अपनी वर्ब ली हुई है विल में प्लस में हैव। अब देखो 2 प्लस में फाइट, आपको जब भी हैव के बाद में, हैज़ के बाद में या हैड के बाद में एक इन्फिनेटिव मिल जाए, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बन जाए और बाद में वर्ब आ जाए, उसको हम बोलते हैं एक ऑब्लिगेशन, एक मजबूरी। तो इस पूरे करप्शन ट्रायल को और लीडरशिप चैलेंज को फाइट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। समझ रहे मेरी बात को। इस पूरे नाउन की वर्ब है विल हैव, मेन वर्ब है विल हैव, और इसके बाद में एक इन्फिनेटिव आया टू फाइट। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू प्लस में वर्ब का बेस फॉर्म हैव टू फाइट, हैज़ टू फाइट, हैड टू फाइट, ये बताता है आपकी मजबूरी को, है ना। तो इसको फाइट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के द्वारा, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंट। ये हो गया 2 इन्फिनेटिव, 2 प्लस में फाइट। ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन इन्फिनेटिव है, विल हैव वर्ब से वट का रिप्लाई कर रहा है। विल हैव वट, विल हैव टू फाइट। इस इन्फिनेटिव को आप बोलोगे सिंपल नाउन इन्फिनेटिव। अब देखो इस सेंटेंस को अपने को ब्रेक करना है। ब्रेक तो आपने कर दिया, एरर को ढूंढना है। सबसे पहले इस पार्ट में मैं आपको एक खूबसूरत सी एरर बताता हूँ एक्टिव पैसिव की। ठीक है, पकड़ ली होगी शायद ज़्यादातर लोगों ने। आ जाओ। फार्मर्स नीड टू किल या टू बी किल्ड पेस्ट टू सेव द क्रॉप। फार्मर्स को ज़रूरत है किल करने की या मारने की, पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को, खरपतवार को, ताकि बचा पाएँ फसल को, क्रॉप को। अब आपको चूज़ करना है टू किल और टू बी किल्ड में से एक को। फॉर्मूला क्या है इसका? अब देखो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जो टू किल या टू बी किल्ड, मारना है जिसको भी मारना है, ये जो मारने का काम है ये कौन करेगा? पेस्ट करेगा या फार्मर करेगा? फार्मर करेगा। और फार्मर क्या है? सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इस काम का डूअर निकल आए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट काम का डूअर निकल आए, तब आप यूज़ करें सिंपल इन्फिनेटिव को, टू किल को। टू बी किल्ड यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगर काम करने वाला ही सेंटेंस का डूअर है, अगर काम करने वाला इस एक्शन का डूअर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो आप हमेशा सिंपल इन्फिनेटिव को यूज़ करें, पैसिव इन्फिनेटिव को यूज़ ना करें। फार्मर्स नीड टू किल, टू किल ना कि टू बी किल्ड पेस्ट टू सेव द क्रॉप। और यहाँ देखो
पेस्ट नीड टू किल या टू बी किल्ड बाय द फार्मर्स टू सेव द क्रॉप्स। कीड़े मकोड़ों को मारे जाने की ज़रूरत है किसानों के द्वारा क्रॉप को सेव करने के लिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो किल हो रहा है या जो किल कर रहा है उसका सेंटेंस के सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है? भाई इससे रिलेशन है, इसके ऊपर काम होगा, पेस्ट के ऊपर एक्शन को, रिसीवर है एक्शन का, है ना। पेस्ट को मारा जाएगा, फार्मर मारेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक्शन का डूअर ना होकर के एक्शन का रिसीवर है, इस केस में आप यूज़ करेंगे पैसिव को। समझ गए ना, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इसकी सेंटेंस के सब्जेक्ट से रिलेशनशिप निकाल लें। अगर सब्जेक्ट डूअर निकले तो सिंपल वाला यूज़ करें, और अगर सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर निकले तो आप पैसिव वाला जो इन्फिनेटिव यूज़ करें। पेस्ट नीड टू किल नहीं, टू बी किल्ड बाय द फार्मर्स टू सेव द क्रॉप। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ करप्शन ट्रायल और लीडरशिप चैलेंजेस का इस टू फाइट नाम के इन्फिनेटिव से क्या कनेक्शन है? फाइट कौन करेगा? फाइट तो प्रेसिडेंट करेगा, और ट्रायल को और चैलेंजेस को फाइट किया जाएगा। ये दोनों एक्शन के रिसीवर हैं, एक्शन करेगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है ट्रायल को फाइट करेगा, प्रेसिडेंट ही इन चैलेंजेस से मुकाबला करेगा। अगर ऐसा है ये दोनों के दोनों क्या हैं? रिसीवर हैं, तो आप टू फाइट ना लिखें, आप यहाँ लिखें टू बी और फाइट की थर्ड फॉर्म फॉट। सिंपल है ना, हैव टू बी फॉट बाय द प्रेसिडेंट। तो ये हो गई आपकी एरर नंबर 1। अब आ जाओ इस वाले को अपने ब्रेक करते हैं। अब इसको ब्रेक कैसे करना है? ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और ये इसके बाद में बनी हुई एक एडवर्ब वोटेड आउट, एक पूरा का पूरा क्या होता है? फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस में एडवर्ब मिलकर के बने हो तो वो कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना, एडवर्ब या प्रीपोजिशन। तो वोट आउट का मतलब है इलेक्शन हारना, समझ गए। और कहाँ से हारना? रेजिमेंट से, पूरे के पूरे प्रशासन से। अगर ये पूरा का पूरा आप देखो ना, इसको बोला जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये कैसे काम करता है? ये इस तरीके से काम करता है, साइड में आकर के देखो। इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच द प्लेयर वॉज प्रोवाइडेड विद मेडिकल असिस्टेंस। प्लेयर को प्रोवाइड किया गया था मेडिकल असिस्टेंस के साथ। प्लेयर सब्जेक्ट है, वॉज प्रोवाइडेड आपकी वर्ब है, प्रोवाइड विद एक फ्रेज होता है पूरा, और क्या दिया गया? प्रोवाइड विद किससे किया गया? मेडिकल असिस्टेंस से। ये विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्लेयर ही इंजर्ड है, इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये इंजर्ड जो है ना, इस प्लेयर के लिए एडजेक्टिव है। वो वाला प्लेयर जो मैच में इंजर्ड हो गया है उसको प्रोवाइड किया गया था मेडिकल असिस्टेंस से। ये इंजर्ड जो है प्लेयर के बारे में ही बता रहा है। इस पूरे फ्रेज को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ़ इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच द प्लेयर विल बी प्रोवाइडेड विद मेडिकल असिस्टेंस। अगर मैच में इंजर हो जाए, अगर मैच में चोटिल हो जाए तो प्लेयर को दी जाएगी मेडिकल असिस्टेंस। समझ गए ना। इफ़ लगा करके आप एक कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को बना सकते हो। और इस फ्रेज को कैसे ब्रेक किया जाता है अब ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इस केस में इफ़ बन जाता है एडवर्ब, ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये वोट आउट पूरा ही एडजेक्टिव मान लो, है ना, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रेजिमेंट। समझ गए ना। तो ये एडवर्ब बन जाती है और ये बन जाता है एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। और ये किसके लिए आया है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो इसी में एरर निकलती है, ध्यान से इसको एरर को समझना पड़ेगा आपको, डैंगलिंग पार्टिसिपल को। अगर इंजर होगा तो वो होगा प्लेयर, अगर इंजर होगा तो वो होगा प्लेयर। इसकी सीधी सीधी कनेक्शन बैठता है सेंटेंस के सब्जेक्ट से। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, इफ़ इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच मेडिकल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द प्लेयर्स। अगर मैच में चोटिल हो जाएं तो मेडिकल असिस्टेंस दी जाएगी प्लेयर्स को। सुनने में बिल्कुल सही लगता है पर ये सेंटेंस गलत है। देखो मेडिकल असिस्टेंस आपका सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस के हिसाब से यही सब्जेक्ट इंजर हो गया मैच के दौरान। क्या मेडिकल असिस्टेंस, क्या डॉक्टर या नर्सें जो हैं, जो दवाइयाँ हैं वो जो हुई हैं इंजर मैच के दौरान? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो मेडिकल असिस्टेंस को आपने सब्जेक्ट बना के इस पार्टिसिपल को डेंगल कर दिया, ये पार्टिसिपल गलत बन गया। अब इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, मेडिकल असिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसको हटा करके प्लेयर्स को सब्जेक्ट बना दो, सेंटेंस को एक्टिव में बदल दो, जैसा कि ये थर्ड सेंटेंस लिखा भी हुआ है, द प्लेयर्स विल बी प्रोवाइडेड विद मेडिकल असिस्टेंस। समझ गए ना। इसको मैंने एक्टिव बना दिया, मतलब पैसिव बना दिया, और पैसिव में प्लेयर सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ही इंजर हो गया और सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। पहला तरीका तो ये। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको पूरा लिख दो, इफ़ द प्लेयर्स आर इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। तो इसके अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे कुछ वर्ड्स। इफ़ द प्लेयर्स आर इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच मेडिकल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द प्लेयर्स। यहाँ पे इफ़ बन जाएगा कंजंक्शन और पूरा क्लोज बन जाएगा इसके बाद। तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए अब अगर ऐसा है
तो यहाँ देखो भाई क्या हो गया, भाई वोट आउट कौन होगा, इलेक्शन को कौन हारेगा, इलेक्शन को हारेगा प्रेसिडेंट, लेकिन सब्जेक्ट है तुम्हारा करप्शन ट्रायल और लीडरशिप चैलेंजेस, तो गलत हो गया ना मामला। तो आपको यूँ लिखना चाहिए, इफ वोटेड आउट ऑफ रेजिमेंट द प्रेसिडेंट विल हैव टू फाइट अ करप्शन ट्रायल एंड पॉसिबल लीडरशिप चैलेंजेस विद इन द पार्टी। तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है आपका आगे आ जाएगा, प्रेसिडेंट बन के सब्जेक्ट बन जाएगा विल हैव टू फाइट, और ये जो पैसिव है इसको आप एक्टिव में बदल देंगे। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको करना है एरर नंबर 2 डैंगलिंग पार्टिसिपल की। वोट आउट कर दिया हमने करप्शन के ट्रायल को, करप्शन के ट्रायल को हमने इलेक्शन में हरवा दिया। अब आ जाओ एरर नंबर 3, अगर डोज ज़्यादा ना हो रही हो तुम्हारी तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, है ना, और यूट्यूब पे ऐसा मसाला तुम्हें मिलता नहीं है, इतना कंटेंट तुम्हें मिलता नहीं है डिटेल में, और इसलिए तुम्हें आदत भी नहीं है ना एक साथ इतना सारा बैठ करके कंज्यूम करने की। तो मेरे कोई पेड या प्लस क्लास तो आती नहीं है, तो मैं यहीं पे तुम्हें सब बता देता हूँ। अगर तुम डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो तुम यहीं से सीख सकते हो, जो 4-5-6 हज़ार की पेड क्लास को लेकर के तुम दूसरी ऐप्स पे सीखते हो। अब यहाँ पे रिजीम देख लो, रिजीम वर्ड है, इसके 3 मीनिंग है, लेकिन इस वर्ड का एक मीनिंग है रेजिमेंट, जिससे सब इसको कंफ्यूज करते हैं। देखो रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ट्रंप का प्रशासन है, कोई भी कोई भी राजनेता है उसके प्रशासन को आप बोलेंगे रजीम, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। रजीम का मतलब होता है सिस्टम, है ना, कोई भी सिस्टम उसको भी रजीम बोलते हैं। और रजीम का मतलब होता है डाइट, मेडिसिन या एक्सरसाइज का सिस्टम। जैसे आपको डॉक्टर ने लिख करके दे दिया सुबह उठना है और ब्रेकफास्ट में ये खाना है, फिर आपको दोपहर में ये एक्सरसाइज करनी है, फिर शाम को ये दवाएं लेनी है, फिर रात में ये खाना है और ये एक्सरसाइज करके स्ट्रेचिंग करके सोना है। तो ये पूरा प्लान जो है ना, ये आपका डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज का प्लान है, सिस्टम है, इसको भी रेजिम बोलते हैं। लेकिन जब ये तीसरा वाला मीनिंग निकलता है रेजिम का, तो इसको हम रेजिमेंट भी बोलते हैं। सिर्फ तीसरे वाले मीनिंग के वक्त रेजिम और रेजिमेंट दोनों वर्ड एक ही बराबर हैं। पहले और दूसरे वाले के वक्त रेजिम और रेजिमेंट में बहुत डिफरेंस है, रेजिमेंट का इन दूसरों से कोई कनेक्शन नहीं है। पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रिजीम या रेजिमेंट, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तानाशाही रिजीम के खिलाफ। अब देखो यहाँ पे प्रशासन की बात हो रही है, डाइट वाले रेजिमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, हम बोलेंगे रिजीम। ऑल बिजनेसेस, इसको ऐसा लगा लेना, बिजनेसेस विल हैव टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी रिजीम, सभी व्यापारों को रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी के रजीम के, जीएसटी के सिस्टम के नीचे। तो सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ भी रजीम लगाएंगे, ना इधर रेजिमेंट आएगा ना इधर रेजिमेंट आएगा। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हिम अ स्ट्रिक्ट डाइटरी रेजिम या रेजिमेंट, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको एक स्ट्रिक्ट डाइटरी रेजिम या रेजिमेंट। जब डाइट की, मेडिसिन की, एक्सरसाइज की बात हो, रेजिम भी ठीक है और रेजिमेंट भी ठीक है ना, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो वोट आउट अगर आप होंगे तो किसी एक सेकेंड यार, वोट आउट होंगे तो प्रशासन से होंगे, रेजिमेंट से नहीं, आप होंगे रजीम से, ठीक है ना, रेजिम। तो रेजिम होगा, यहाँ पे एन को निकालें, इस वर्ड को, वोकैबुलरी वर्ड को अपने पास संभाल के रखें। चलिए एक सेंटेंस और है छोटा सा, उसके बाद मैं आपको आज का लास्ट दिखा देता हूँ क्विज वाला क्वेश्चन। फटाफट इस सेंटेंस को कर लेते हैं ना, इसमें भी 2-3 एरर्स अपने को मिलेंगी। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग्स शुड ऑन द फेस ऑफ देम offer monetary authorities a fair amount of discomfort given the CPI rose by a merely 4.06% in January। कह रहा है सबसे नया जो रिटेल इन्फ्लेशन का रीडिंग्स आया है, रिटेल इन्फ्लेशन की जो रीडिंग आई है, कह रहा है इसको शुड करना ही चाहिए और क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। ऑन द फेस ऑफ देम मतलब क्या है, अपरेंटली, अपने फेस से। ऑन द फेस ऑफ मतलब क्या है, बाहर से अगर आप देखो, है ना, इस अपेरेंटली को हिंदी में बोलते हैं जाहिर तौर पे, है ना। तो कह रहा है जाहिर तौर पे इन रीडिंग्स को जाहिर तौर पे ऑफर करना चाहिए मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को, हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली ऑफिसर्स को, एक फेयर अमाउंट को, एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को, जो है डिस्कम्फर्ट की, जो है परेशानी की। और क्यों, देखते हुए इस चीज़ को गिवन कि जो CPI है वो राइज कर गया, रोज़ हो गया लगभग 4.6% से जनवरी के अंदर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है महज 4.06% ही बढ़ा जनवरी में, जो बहुत कम था, महज इतना ही था। इसलिए इनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, समझ गए ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग से हमें पता लगा। अब आ जाओ इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं और फिर इसमें ढूंढेंगे एरर को। बहुत अच्छा सेंटेंस है। द लेटेस्ट, लेटेस्ट एक एडजेक्टिव है, लेट, लेटर और द लेटेस्ट, है ना। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे नया। तो ये एडजेक्टिव तो आपका सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट तो ग्रीन कलर का होता है, नाउन होता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग्स बन गया आपका सब्जेक्ट।
और प्लूरल सब्जेक्ट है, पीछे एस आ रहा है, ठीक है। रिटेल भी एक नाउन है, इन्फ्लेशन भी एक नाउन है, रीडिंग भी एक नाउन है, पर तीनों नाउन जब एक साथ में जुड़े तो इन्होंने एक कंपाउंड नाउन बनाया। रिटेल इन्फ्लेशन के ग्राफ को बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग्स। तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया ल लेटेस्ट नाम के एडजेक्टिव ने। अब सब्जेक्ट को चाहिए एक वर्ब, देखो वर्ब आई है शुड और यहाँ पे आई है ऑफर, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। ये बीच में क्या आ रहा है, ये आ रही है एड वर्ब, इसको बोलते हैं अपेरेंटली। ऑन द फेस ऑफ देम, देखो ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फेस, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है देम। देम आया रीडिंग्स के लिए, है ना। तो अपने फेस से जाहिर तौर पे या अपनी शक्ल से, ऑन द फेस ऑफ देम, अपनी शक्ल से या जाहिर तौर पे इसको ऑफर करना चाहिए। तो एडवर्ब जो है ना, एडवर्बल फ्रेज बिल्कुल आ गया है हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, सही है। सब्जेक्ट मिल गया आपको, ये मिल गई हेल्पिंग वर्ब, ये मिल गई मेन वर्ब और ये बन गया एडवर्बियल फ्रेज। अब आगे बढ़ो, ऑफर क्या करना चाहिए, अथॉरिटीज़ को अ फेयर अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट को। देखो ऑफर वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट ले सकती है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनके एक ऑब्जेक्ट होता है व्हाट से रिप्लाई करने वाला, दूसरा ऑब्जेक्ट है हुम से रिप्लाई करने वाला। शी टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, शी टॉट मी इंग्लिश या शी टीचेज मी इंग्लिश। तो हुम से रिप्लाई कर दिया मैंने, किसको पढ़ाई, मुझे पढ़ाई, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1। और इंग्लिश पढ़ाई, क्या पढ़ाई, वर्ड से रिप्लाई कर दिया इंग्लिश ने, ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो टीच वर्ब है, ऑफर वर्ब है, गिव वर्ब है ना। ये सब के सब वर्ब जो हैं इसी तरीके से दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो यहाँ पे ऑफर वर्ब ने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है फेयर अमाउंट, क्या दिया, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दिया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फेयर अमाउंट। और दूसरा ऑब्जेक्ट है किसको दिया, होम, ये ऑब्जेक्ट है अथॉरिटीज़। समझ गए ना, ऑफर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला फेयर अमाउंट, दूसरा अथॉरिटीज़। अथॉरिटी है मॉनेटरी अथॉरिटी, अमाउंट है फेयर, फेयर एक एडजेक्टिव है, मॉनेटरी अथॉरिटी आप इसको कंपाउंड नाउन ही मान सकते हैं। अब देखो क्या दिया, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है परेशानी। गिवन का मतलब है दिया गया देखते हुए, एक कंजंक्शन है। अच्छा किसको देखते हुए, अब देखो कंजंक्शन के बाद एक नया क्लोज आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सब्जेक्ट नंबर 2। कंजंक्शन का चैप्टर मैं लूँगा कल संडे को, आपको बताऊंगा कंजंक्शन कैसे दो क्लोजेस को मिलाती है, दो सब्जेक्ट को मिलाती है, दो वर्ब्स को मिलाती है ना। तो ये कंजंक्शन ने दूसरे सब्जेक्ट से मिला दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पहले वाले सब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब नंबर है 2 रोज़। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 4.06%, मेरे लिए एक एडजेक्टिव है या एडवर्ब है जो भी है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है जनवरी। एक बार रिपीट कर दूं, रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग, इसकी वर्ब है शुड ऑफर, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1। गिवन के बाद में, कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI और इसकी वर्ब नंबर है रोज। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 4.06, इनका ऑब्जेक्ट है जनवरी, ऑन का ऑब्जेक्ट है फेस, ऑफ का ऑब्जेक्ट है देम। ये पूरा का पूरा एडवर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। ऑफर के दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डिस्कम्फर्ट, फेयर अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, इसको पूरे को ऑब्जेक्ट मान लो, है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 1। और दूसरा ऑब्जेक्ट है मॉनेटरी अथॉरिटी, किसको दिया भाई, ऑफर किसको किया, होम, मॉनेटरी अथॉरिटी को, ऑब्जेक्ट नंबर 2। गिवन होगी कंजंक्शन। अब आ जाओ इसमें एरर ढूंढ लेते हैं, बहुत अच्छी एरर्स हैं इसके अंदर अपने पास। ये एक एरर तो आपने, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, वैसे आपको कहीं मिलेगी नहीं, उस पर क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम्स में, है ना। ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब होता है जाहिर तौर पे, एपरेंटली या सीमिंगली। लेकिन मज़े की बात क्या है, ये एडवर्ब कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, और एडवर्ब फॉर्म को चेंज करती भी कहाँ है। अगर आपके पास एक चीज़ है तब भी ऑन द फेस ऑफ इट, अगर एक से ज़्यादा चीज़ है तब भी ऑन द फेस ऑफ इट। ये एडवर्ब का फॉर्म जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, नाउन के हिसाब से चेंज मत कर आना। द कार ऑन द फेस ऑफ इट लुक्ड एक्सपेंसिव, कार देखने में बहुत महंगी लगती थी, ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि कार अकेली है, कार के लिए इट आता है ना, देम यहाँ पे नहीं आएगा। द कार्स ऑन द फेस ऑफ इट या देम लुक्ड एक्सपेंसिव, कार्स जो है देखने में बहुत महंगी लगती थी। अब आपको लगेगा कार्स बहुत सारी हैं तो देम लगा दूँ, इट तो सिंगुलर के लिए आता है, पर ध्यान दे लेना ये कोई ऐसा वैसा फ्रेज नहीं है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। इसका मतलब होता है अपेरेंटली, जाहिर तौर पे। इसको हटा करके अभी भी अपेरेंटली मैं लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, इस इट का इस कार से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक फ्रेज है। तो यहाँ पे कार्स के लिए देम गलती होगा, आप इट को ही लगाएं। यहाँ कार की जगह कोई इंसान भी होता ना, मान लो वो इंसान बहुत ब्यूटीफुल लगता था, लुक्ड ब्यूटीफुल, तो भी मैं उस इंसान के लिए इट ही लगाने वाला था, हु या हुम या कुछ ऐसा नहीं लगाना था मुझे।
समझ गए ना। तो ये फ्रेज़ को कभी भी चेंज ना करें, जैसा कि मैंने यहाँ कर रखा है जानबूझ करके। खूबसूरत एरर है और ये बैंक वाली लेवल की एरर है ना। ऑन द फेस ऑफ देम गलत है, यहाँ पे लिखो ऑन द फेस ऑफ इट। समझ गए। कूल एरर है ना, 1 नंबर एरर। अब आ जाओ 2 नंबर एरर। मेयरली क्या होती है, एक एडवर्ब होती है। अगर ये एडवर्ब है तो इसके बाद में क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे तो 4.0% 6% का एक नाउन आ रहा है। समझ गए ना, कितना भाई, 4.6%। तो यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव फॉर्म को यूज़ करें, यहाँ लिखे मेयर। अगर आपको मेयरली लिखना है तो ऐसा लिखा जाएगा, रोज मेयरली बाय, यहाँ से निकाल दो 4.06% इन जनवरी, इस अ को भी निकाल दो। तो इसको आप मॉडिफाई करवा सकते हो इस वर्ब से, लेकिन वर्ब के बाजू में लिख के। अगर नाउन के बाजू में लिख रहे हो, अ आर्टिकल के बाद में नाउन आ रहा है उसके बाजू में लिख रहे हो, तो मेयरली नहीं, यहाँ पे आप लिखो मेयर। तो ये होगी आपकी एरर नंबर 2। अब तीसरी एरर देख लो फटाफट से। 2 अपने पास वर्ड्स हैं, गिवन और गिवन दैट। गिवन होती है एक प्रेपोजिशन, गिवन दैट होती है कंजंक्शन। गिवन का मतलब होता है देखते हुए इस चीज़ को, इसको आप यूँ भी बोल सकते हो कंसीडरिंग, है ना। गिवन को कंसीडरिंग भी बोल सकते हो। और गिवन दैट तो कंजंक्शन है, इसके बाद में क्लोज आएगा। अब ये दोनों आपस में कंफ्यूज हो जाती हैं। गिवन या गिवन दैट राइजिंग फ्यूल प्राइसेस इन्फ्लेशन विल रिमेन हाई। देखते हुए बढ़ते हुए फ्यूल के प्राइसेस को इन्फ्लेशन बहुत हाई रहने वाला है। अब मुझे बताओ, गिवन या गिवन दैट में से एक को चूज़ करना हो तो इसको देख लूँगा मैं। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस तो एक पूरा का पूरा नाउन है। फ्यूल प्राइसेस जो राइज हो रहे हैं, कोई वर्ब दिख रही है क्या? अगर कोई वर्ब है ही नहीं तो यहाँ पे कंजंक्शन करेगी क्या? तो आप यूज़ करेंगे गिवन को। समझ गए ना। गिवन द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, गिवन दैट नहीं, गिवन द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस इन्फ्लेशन विल रिमेन हाई। और यहाँ देखो, गिवन या गिवन दैट द फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग इन्फ्लेशन विल रिमेन हाई। अब यहाँ पे द फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग, वर्ब आ गई, फ्यूल प्राइसेस सब्जेक्ट आ गया, क्लोज आ गया पूरा का पूरा। क्लोज के लिए कंजंक्शन यूज़ होती है। अब यहाँ पे यूज़ करो गिवन दैट, यहाँ पे गिवन को यूज़ ना करें। समझ गए ना। यहाँ पे गिवन, यहाँ पे गिवन दैट। तो यहाँ देखोगे तो भाई पूरा का पूरा क्लोज तो आया ही हुआ है। गिवन के बाद में क्लोज तो पूरा आया हुआ है, ये रोज़ हो गया CPI। तो गिवन नहीं, गिवन दैट को यूज़ करें। गिवन तो एक प्रेपोजिशन होती है। आई होप समझ गए होंगे। डोज अगर ज़्यादा ना हुई हो तो वीडियो को एक शेयर दे देना, ज़्यादा हो गई हो तो भी दे देना, है ना। ये आपका लास्ट है क्विज़ है, इसको आप फटाफट से ब्रेक करो। इसमें मिलेंगी आपको एरर्स। पहले आप ब्रेक करोगे, फिर एरर्स को ढूंढोगे, फिर फर्स्ट कमेंट में मैं एरर्स को डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच करोगे, है ना। इसी वाले जो है ना सेंटेंस से मैं अगला वाला सेशन लूँगा। पहले इसी सेंटेंस को ब्रेक करके इसकी एरर्स को मैं नेक्स्ट में बताऊँगा। इसको मैं ब्रेक करके अभी भी रखा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। मैच कर लेना, जो आप ब्रेक कर रहे हो, जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। बेसिक ग्रामर पे आपको काम करना है तो ज़रूर से प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है उसी प्लेलिस्ट से आज ही शुरू कर दो। वहीं पे सारी मैंने SBT मेथड से ग्रामर को आपको सिखाया है। शुरू से सीखोगे, मज़ा आएगा और अच्छे से इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग भी कर पाओगे। इजाज़त दें मुझे, साइनिंग आउट।